गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ है उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहा, किस तरह का क्वेश्चन आया, क्या बिहार दरोगा में वो पैटर्न उठा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्या उस पॉइंट को डील करने के बाद कुछ प्रश्न लड़ सकते हैं क्या। हमें लगा कि यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। बिहार दरोगा 26 दिसंबर और आपका नेक्स्ट 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कशन दे रहे हैं और यह डिस्कशन काफी लाभदायक होगा, यह ध्यान में रखते हैं। चलते हैं हम डिस्कशन की ओर और इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, किस किस सेक्शन को उठाया गया है, कुछ प्रश्नों को हमने लिया है, सारे प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो है आपका 15वें वित्त आयोग से पूछा गया है, यह ध्यान में रखना है। और यह जो प्रश्न पूछा गया है 15वें वित्त आयोग, वो इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह, यह ध्यान में रखना है। इसका अध्यक्ष कौन? एनके सिंह, ये ध्यान में रखेंगे। इसका अध्यक्ष जो है आपके एनके सिंह है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? नवंबर 2017 में, यह ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, यह रिपोर्ट जो है 2021 से लेकर 26 तक ऑलरेडी इनके जो रिपोर्ट का जो सिफारिश है वो 2021 से 26 तक पूरे देश में लागू होगा, यह ध्यान में रखना है। इन्होंने सिफारिश क्या किया है? सिफारिश के संदर्भ में इन्होंने बताया कि जो भी केंद्रीय कर है, केंद्र सरकार का जो कर में राज्यों का जो हिस्सा है वो आपको ऑलरेडी 41% होगा। कितना परसेंट? 41%, यह ध्यान में रखेंगे। पहले कितना था? 42%। 1% घटा दिया गया है। 1% इसलिए घटाया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी नया जो केंद्र शासित राज्य बना है उस पर खर्च किया जाएगा, यह ध्यान में रखे हैं। और इसमें उन्होंने कहा है क्या कि 2021 से 26 के बीच में जो रेवेन्यू से कलेक्शन होगा वो लगभग 135 लाख करोड़ होगा। कितना लाख करोड़ होगा? 135 लाख करोड़ होगा, यह ध्यान में रखना है। और ये जो 41% हमारा केंद्र राज्य को जाएगा ये हिस्सा, इसमें कितना पैसा जा रहा है? तो 42 लाख करोड़ रुपया जा रहा है। कितना जा रहा है? 42 लाख करोड़, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा 10 लाख करोड़ आप अनुदान जोड़ लीजिए, तो इसका मतलब 52 लाख करोड़ रुपया राज्यों को दिया जाएगा केंद्र के द्वारा। और ये जो टर्म होगा 21 से 26 के बीच में होगा, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रश्न पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार बजट का कितना परसेंट हेल्थ पर खर्च किया जाएगा? तो 8% खर्च किया जाएगा हेल्थ पर, यह ध्यान में रखना है कुल बजट का। यानी इसका मतलब यह नहीं कि ये जीडीपी का है, ये ध्यान में रखेंगे। जीडीपी का कितना परसेंट हेल्थ पे खर्च किया जाएगा, हमें आपको जवाब देना है। इसके अलावे यह है कि जो 15वें वित्त आयोग है अपना रिपोर्ट जो है सौंप दिया है और इसका सिफारिश 21-26 तक हर हाल में लागू होगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है मथुरा में स्थापित किया गया, यह ध्यान में रखेंगे। यह प्रश्न पूछा है। ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के संदर्भ में, रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में हाइड्रोजन एनर्जी का जबरदस्त योगदान होगा आने वाले समय में। और ये पहला प्लांट जो है आपको मथुरा में स्थापित किया गया है। प्रश्न पूछा है और आगे भी एग्जाम में पूछ सकता है, यह ध्यान में रखना है। इसमें दो तरह का होता है। एक ब्राउन हाइड्रोजन होता है जो कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से तैयार किया जाता है, और दूसरा ग्रे हाइड्रोजन होता है जिसे हम प्राकृतिक गैस से हम निर्मित कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से भी हम हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं और इस पे तैयारी चल रही है। ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार काफी अच्छे ढंग से काम कर रही है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पूछा है कि बताओ मधुशाला का लेखक कौन है? तो मधुशाला का लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इनका जो पुस्तक है मधु कलश है, मधुबाला है, हलाहल है, त्रिभंगिमा है। जानते हैं हम
कि हरिवंश राय बच्चन जाने माने कवि और अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं, यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछा है और इनका जो लेखनी जो है इसे बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे प्रश्न पूछा है कि एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो एम्बे इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है आपका मीराबाई चानू, यह ध्यान में रखना है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कमाल किया है और मीराबाई चानू को एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एम्बे इंडिया वैसी कंपनी है जो महिलाओं से संबंधित प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन से संबंधित प्रोडक्ट, बहुत सारे उत्पाद का निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है। तो आप जानते हैं नागरिकता संविधान के भाग 2 में है और भाग 1 में क्या है तो राज्य और उसके प्रदेश की चर्चा है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 में क्या है तो मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 4 में क्या है तो नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, यानी डीपीएसपी की चर्चा है, ये ध्यान में रखना है। भाग 4 क में क्या है तो ये आपका क्या है तो ये भाग 4 का जो हो गया ये मौलिक कर्तव्य है, ये ध्यान में रखना है। भाग 5 क्या हो गया, संघीय कार्यपालिका है। भाग 6 क्या है, ये राज्य कार्यपालिका है, ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट भाग को ध्यान में रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट है कि मिनर्वा मिल्स भारत संघ 1980 से प्रश्न पूछा है, ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, मिनर्वा मिल्स और भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, ये जुडिशियल रिव्यू है, जिसमें सरकार ये न्यायपालिका यह देखती है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून सही है या गलत है, संविधान का मूल ढांचा है उसे तो उल्लंघन नहीं कर रहा है, यह ध्यान में रखना है, उसका तो अतिक्रमण नहीं कर रहा है। संविधान का अंतिम व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, यह ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से ऑलरेडी यह चर्चा में था, मिनर्वा मिल्स भारत संघ 1980, इससे प्रश्न पूछा है। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने सारे आपका सुनवाई है उससे आप देख लेंगे, प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कब। तो 2023 वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, यह ध्यान में रखना है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह भारत सरकार के पहल पर ऑलरेडी यह घोषणा की गई है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। मोटा अनाज क्या है, मोटा अनाज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सारा क्या है, मोटा अनाज, ध्यान में रखना है। रबी है, खरीफ है, जायद है, तो ये सारा फसल से संबंधित प्रश्न पूछा है। और पूछा अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कब घोषित किया गया है, तो 2023 को घोषित किया गया है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये जो प्रस्ताव लाया था उसमें 70 देशों ने भारत का समर्थन किया है, ध्यान में रखना है। अब यूएनओ की बात होती है तो यूएनओ क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क है, यह ध्यान में रखना है। और इसमें सदस्यों की संख्या 193 है और इसका एक जनरल असेंबली जो है ऑलरेडी महासभा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही हर साल बैठक होती है। इसके अलावा इसका सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है, यह ध्यान में रखना है, जिसमें स्थायी 5 और अस्थायी 10, ये ध्यान में रखेंगे। और भारत वर्तमान में अस्थायी देशों में भारत सदस्य है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अस्थायी जो देश है उसमें भारत सदस्य है, प्रश्न आ सकता है। यूएनओ का जो हेड कौन, एंटोनियो गुटेरस, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, एंटोनियो गुटेरस, ध्यान में रखेंगे। यूएनओ से क्वेश्चन अनिवार्य होता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति महाभियोग पर प्रश्न पूछा है। प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, महाभियोग क्या है, तो महाभियोग कब लगाया जाता है राष्ट्रपति पर,
जब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो या अक्षम हो गया हो या मनमानी कार्य कर रहा हो, इस आधार पर महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, यह ध्यान में रखना है। इसके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी, जजों को भी हम हटा सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि किसी प्रकार का महाभियोग लाना है तो सबसे पहले हमारा 25% जो संसद का सदस्य है वो प्रस्ताव लेकर आएगा और 2/3 बहुमत से ऑलरेडी इसे हर हाल में पारित कराना होगा। एक सदन पारित कर देती है तो दूसरे सदन में जाता है, यदि पारित हो जाता है तो मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाता है, हर हाल में त्याग पत्र देना होगा। इसके पहले क्या है कि राष्ट्रपति अपने वकील के माध्यम से अपने बातों को रख सकते हैं संसद में अपने बचाव के लिए, यह ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन किया है कि राष्ट्रपति महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल 61 से है, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछा है कि बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है। तो आप जानते हो बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और इसका जो स्थापना हुआ था और इसने जो रिपोर्ट दिया था, इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को ऑलरेडी गठन किया गया। कहां? राजस्थान के नागौर जिले में, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिहार में पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसलिए पंचायत से सवाल होगा, यह ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो समिति है उससे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय की बात करता है, जबकि अशोक मेहता समिति है जो 2 स्तरीय की बात करता है। 1977 में ऑलरेडी इसका गठन किया गया था, यह ध्यान में रखेंगे। और इसका गठन 1956 में किया गया था, ध्यान में रखना है। इसके अलावा राव समिति है, वो भी ऑलरेडी इसने क्या किया था कि जो भी SC ST और महिलाओं को जो आरक्षण है इसी ने रिकमेंड किया था, यह ध्यान में रखा गया। प्रश्न पूछ देगा कि बताओ पंचायती राज व्यवस्था में SC ST और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो किस समिति के रिकमेंडेशन पर दिया गया है, तो ये राव समिति है, यह ध्यान में रखना है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा किया था कौन समिति? अशोक मेहता समिति। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। और वर्तमान में इसी समिति का सिफारिश देश में लागू है, यह ध्यान में रखना है। पर इसके अलावे जो हमारा है सिंघवी समिति 1987 में स्थापना किया गया और इसने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और पंचायतों को पुनर्गठन का सिफारिश किया था, ध्यान में रखना है। इसके अलावा पीके थुंगन समिति ने 1988 में सिफारिश किया कि पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक बनाना चाहिए, यह ध्यान में रखना है। संवैधानिक दर्जा दी जानी चाहिए और इसके लिए हमने कैमा संविधान संशोधन किया था, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया था, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। 73वें पंचायत हो गया, यह ध्यान में रखेंगे। पंचायत और नगर पालिका से संबंधित प्रश्न होगा क्योंकि ये चुनाव चल रही है पंचायत का और नगर पालिका का होने वाला है। पंचायत का पूछेगा कि जरा बताओ किस अनुसूची में चर्चा है, तो अनुसूची 11 में चर्चा है, यह ध्यान में रखना है। पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा कहां? तो अनुसूची 11 में है, ध्यान में रखेंगे। और 12 में क्या है? तो नगर पालिका का चर्चा है। पूछेगा पंचायत में कितने विषय पर पंचायत कानून बना सकता है, तो 29 विषय पर कानून बना सकता है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा नगर पालिका कितने विषय पर? तो 18 विषय पर कानून बना सकता है, यह ध्यान में रखेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कराता है, ध्यान में रखना है, ये राज्य चुनाव आयोग कराती है, ये ध्यान में रखेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने सारे कानून हैं वो विधानसभा के द्वारा निर्माण किया जाएगा, यह ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट है कि 69वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं ये जो दिल्ली है इसको ऑलरेडी NCR नेशनल कैपिटल रीजन घोषित करके यहां विधानसभा और मंत्रिमंडल का व्यवस्था किया गया था, यह ध्यान में रखना है। और 69वां संविधान संशोधन का संबंध दिल्ली से है, यह ध्यान में रखेंगे, यह प्रश्न
बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? तो अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली का एलजी कौन? तो अनिल बैजल। यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 101वां संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा है। तो 101वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध जीएसटी से है, यह ध्यान में रखना है। इसे राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया है और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, यह ध्यान में रखना है। कुछ राज्य लागू नहीं किया था, ध्यान में रखेंगे। और ये जो जीएसटी जो है, ये जीएसटी क्या है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, यह ध्यान में रखना है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। पूछेगा कि जीएसटी का वसूली कौन करता है, तो कौन करेगा? सीबीआईसी करेगा, यह ध्यान में रखना है। सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी करेगा। जबकि डायरेक्ट टैक्स की वसूली कौन करेगा? तो सीबीडीटी करेगा, यह ध्यान में रखना है। जीएसटी में क्या हुआ कि बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर, 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे, बहुत सारे उप कर थे, सभी को मिला दिया गया और एक प्रकार से जीएसटी ला दिया गया। वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई, ध्यान में रखना है। और इसमें टैक्स स्लैब जो है आपका ऑलरेडी 5, 12, 18, 28, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जो जीएसटी लगाती है वो भारत लगाती है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। 28 और 27 जो है कहां का है, हमको मैसेज करके बताना है कि किस देश का जीएसटी मैक्सिमम 27 है, आपको बताना है। तो जीएसटी को ध्यान में रखेंगे। और अभी जो अक्टूबर महीना है उसमें जीएसटी कलेक्शन पूछ देगा कि बताओ कितना हुआ है, तो 130 लाख करोड़ ध्यान में रखना है। कितना? 130 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ है अक्टूबर 2021 में, ध्यान में रखेंगे। यह इनडायरेक्ट टैक्स है और सरकार का इनकम का जरिया है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग से प्रश्न पूछा है ऑलरेडी 1955 और इसका अध्यक्ष कौन? बीजी खेर, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। बाल गंगाधर खेर थे खरे, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है, आर्टिकल 344 यह अधिकार देता है कि राजभाषा आयोग का गठन करेगा और इसलिए यह गठन किया गया था, ध्यान में रखना है। और इसका अध्यक्ष कौन? बीजी खेर। ये बार बार प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखेंगे। 1956 में इसने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया था। तो राजभाषा आयोग का अध्यक्ष का नाम पूछा है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ओलंपिक का पैरालंपिक से प्रश्न पूछ दिया है, इसका शुभंकर का नाम पूछ दिया है कि बताओ टोक्यो ओलंपिक जो है अभी हाल में हुआ, तो टोक्यो ओलंपिक का बताओ इसका शुभंकर क्या था? तो मिराई तोबा, ध्यान में रखना। क्या था? मिराई तोबा। और जो पैरालंपिक था उसका क्या था? तो सोमाइटी, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिराई तोबा और सोमाइटी को ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावे जो हमारा चाइना में जो भी ओलंपिक होगा उसे भी ध्यान में रखेंगे। और इससे संबंधित हमने करंट अफेयर का जो कलेक्शन दिया है, 3 वॉल्यूम है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इसमें सारा क्वेश्चन ओलंपिक से ऑलरेडी डाल दिया गया है। मैं देख रहा हूं कि अभी जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है जनवरी से दिसंबर में जो मैंने कलेक्शन किया है 1000 क्वेश्चन का, उससे बाहर नहीं है और उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से सोमाइटी और मिराई तोबा को ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछेगा, गलती नहीं करेंगे। पैरालंपिक खेल जो है दिव्यांग खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है और उसी पिच पर खेला जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पूछा है कि बताओ भारत का पहला जेंडर पार्क ऑलरेडी कहां उद्घाटन किया गया है? तो ये केरल में है, ये ध्यान में रखना है। और इसका मकसद क्या? इसका मकसद कि जो भी महिला उद्यमी है उनके उत्पाद जो है पर्यावरण और परिस्थिति को ध्यान में रखे। आप जानते हो कि स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया का मकसद क्या है? स्टैंड अप इंडिया का मकसद है कि भारत के एससी, एसटी और सभी वर्ग की महिलाएं यदि कोई उद्यम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इसके लिए सरकार फाइनेंस उपलब्ध कराएगी 10 लाख से 1 करोड़ तक, यह ध्यान में रखना है। तो स्टैंड अप इंडिया किसके लिए है? एससी, एसटी और सभी वर्ग के
महिलाओं के लिए है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लोग जो है उद्यम के सेक्टर में काफी पीछे हैं और इन लोगों को सशक्त करना है। इससे इनकम बढ़ेगा तो जीवन स्तर ऊपर होगा, ध्यान में रखना है। तो जेंडर पार्क की बात होगी तो ऑलरेडी केरल में खोला गया है, ध्यान में रखेंगे। और ये आपका ये पार्क है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब जेंडर पार्क की बात हो गई तो जेंडर बजट क्या है ये भी आता है। तो जेंडर बजट की चर्चा सबसे पहले बजट 2006-07 में किया गया था और इसका मकसद क्या है कि महिलाओं के आर्थिक और मानसिक विकास के लिए एक प्रकार से वित्तीय संसाधन की कमी नहीं हो और जो सरकार अपना प्लानिंग कर रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही है, उससे महिलाओं की भी हिस्सेदारी को ध्यान में रखे। महिलाओं के सेक्टर में भी धन जानी चाहिए, इससे उन लोगों का कल्याण होगा। आप जानते हो जितना जहां पर निवेश होगा उसकी प्रगति उतनी होगी। तो यहां पर आर्थिक निवेश की बात है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल 343 से पूछा है कि बताओ इसमें क्या चर्चा है। तो इसमें चर्चा है देवनागरी की चर्चा है और हिंदी भाषा की चर्चा है। ध्यान में रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज भारत का क्या होगा, तो हिंदी होगा। इंग्लिश था मात्र 15 साल के लिए था, यह ध्यान में रखना है। 15 वर्ष के लिए हिंदी था, उसके बाद अंग्रेजी था और उसके बाद जो है ऑलरेडी हिंदी करने की बात थी, ध्यान में रखना है। आर्टिकल किस आर्टिकल में चर्चा है, तो ऑलरेडी 343 में, ध्यान में रखेंगे। अब यदि भाषा की बात होती है तो पूछ सकता है कि संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना, तो 22 भाषा, ध्यान में रखेंगे। 22 भाषा कौन, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, असमिया, मैथिली, काश्मीरी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, पंजाबी, सिंधी, डोगरी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, संथाली, मणिपुरी और बोडो, ये ध्यान में रखना है। सवाल है कि पहले तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 था, फिर 1 को दिया गया, फिर 3 दिया गया, फिर 4 दिया गया, 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो गई है, ध्यान में रखना है। इसमें भोजपुरी शामिल नहीं है, भोजपुरी की मांग चल रही है, यह ध्यान में रखना है। लेकिन किस में, किस संविधान संशोधन में कौन से भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ है, ये आप देख लेंगे। मैं पॉलिटी डिस्कशन में इसे उपलब्ध करा दिया हूं, टेस्ट में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा जनगणना से। भारत के जनगणना से प्रश्न पूछा है कि बताओ ये किस सूची में है, तो संघ सूची में है। जनगणना हो गया, रेल हो गया, बैंक हो गया, आरक्षा हो गया, ये सारे कौन सूची में है, तो ये आपका संघ सूची में है। आप जानते हो भारतीय संविधान जो है उसकी 7वीं जो हमारा अनुसूची है उसमें 7 सूची का चर्चा करता है, 3 सूची का चर्चा करता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएगा। लेकिन यदि दोनों में टकराहट होगी तो केंद्र का कानून माना जाएगा, यह ध्यान में रखना है। संघ सूची में कितने विषय, तो 100 विषय। राज्य में कितना और समवर्ती में कितना, इसे मैसेज करके बताना है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछ लिया जाता है और यहां पर गलत नहीं करना है, तो ध्यान में रखेंगे ऑलरेडी। हाँ, तो जनगणना से पूछा है तो जनगणना की बात है, तो इसमें कुछ और जान लिया जाए। ये जो जनगणना सेंसस है, जो जनगणना जो है कितने साल पर होता है, तो 10 साल पर होता है, ध्यान में रखना है। पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 में। नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ, 1881 में। जनगणना विभाजक वर्ष कब माना जाता है, 1921 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ है। बताओ वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 140 करोड़ के आसपास है, यह अनुमानित है, ध्यान में रखना है। पूरे विश्व की जनसंख्या कितना है, तो 771 करोड़ के आसपास है। और अभी जो जनगणना होगी, प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, यह ध्यान में रखना है। मैंने बजट में बताया है डिजिटल जनगणना के लिए बजट में कितना पैसा उपलब्ध कराया गया है, ये मैसेज करके हमें बताएंगे कितने धन मुहैया कराया गया है। इसके पिछले वाले बजट में हमने इसे बताया है। चलिए, जनहित याचिका।
जनहित याचिका, जनहित याचिका जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यह ध्यान में रखना है। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जनहित याचिका है क्या? इसका कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, तो इसका संविधान में चर्चा नहीं है। और जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी सार्वजनिक हितों से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्नों को हम सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। हाई कोर्ट में रख सकते हैं। और इसका मकसद क्या है कि न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराना कि आम हितों से यह संबंधित है, कृपया इस पर निर्णय लिया जाए, ध्यान में रखेंगे। और यह जनहित याचिका का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ पीएन भगवती के माध्यम से हुआ है, यही से क्वेश्चन भी पूछा है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पोस्टकार्ड के माध्यम से भी हम अपने समस्याओं को हाई कोर्ट के निकट, सुप्रीम कोर्ट के निकट रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, हमारा अयप्पा मंदिर रुद्रेश्वर तेलंगाना, इसको रमप्पा भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। अभी विश्व विरासत सूची में ऑलरेडी इसका 39वां स्थान मिला है और ये तेलंगाना में है, ये ध्यान में रखेंगे। और यहां से प्रश्न पूछ दिया है, विश्व धरोहर सूची में ऑलरेडी 39वां स्थान इसे मिला है। अभी भारत से विश्व धरोहर सूची में 40 शामिल है, ये ध्यान में रखेंगे। कितना? 40। विश्व धरोहर सूची में भारत से कितना? 40। और 40वां कौन है? धौलावीरा, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में अब तक कुल कितना विश्व धरोहर सूची में शामिल है भारत के? तो 40 है, यह ध्यान में रखना है। कितना है? 40। और 40वां कौन है अभी? तो धौलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल जो है ये धौलावीरा, रोपड़, कालीबंगा, चाहुंदड़ो, ये सारे जो है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो धौलावीरा जो है अपने विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है? ये विशेषता जो है यहां जल प्रबंधन। डायरेक्ट पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन के लिए जो प्रसिद्ध जगह थी वो कौन थी? वो धौलावीरा थी, ये ध्यान में रखना है। और विश्व धरोहर सूची में ऑलरेडी इसका 40वां स्थान है, कहां? भारत से, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद का नाम पूछा है कि बताओ चीन का संसद का क्या नाम है? तो चीन का संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ हम जान लेंगे पाकिस्तान का संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? तो शोरा। और नेपाल का संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान आजकल चर्चा में है, ध्यान में रखेंगे, प्रश्न होगा। नेक्स्ट है 97वें संविधान संशोधन पूछा है। क्यों पूछा? क्योंकि 2021 में चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें कुछ छेड़छाड़ किया है। और इसका संबंध किससे है? तो आप जानते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी से इसका संबंध है, उसके प्रबंधन से इसका संबंधित है। इसे संबंधी जो केंद्र कानून बनाई थी उसमें ऑलरेडी सरकार बोला कि यह ठीक बात नहीं है, ये तो राज्य का मामला है, आप कानून कैसे बना सकते हैं? तो इसमें कुछ संशोधन हुआ है, इसीलिए चर्चा में है। 97वें संविधान संशोधन का संबंध कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधन से है, यह ध्यान में रखेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 40 का संबंध किससे? तो आर्टिकल 40 का संबंध पंचायत से है। और आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी का हिस्सा है, यह ध्यान में रखना है। ये डीपीएसपी क्या है? तो ये संविधान के भाग 4 का विषय है, यह ध्यान में रखना है। और भाग 4 ऑलरेडी 36 से 51 के बीच में है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसी में 40 जो है आपका स्पष्ट राज्य सरकारों को निर्देश देती है कि हर हाल में पंचायती राज व्यवस्था का पंचायत का गठन करेगी, ध्यान में रखना है। और इसका मकसद होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। स्थानीय सरकार इसे बोला जाता है, लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और यहां से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा पूछेगा 243 में क्या चर्चा है, तो ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे, इसका भी संबंध पंचायत से है, यह ध्यान में रखना है, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात से प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था?
उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो आप जानते हो 25 जून को राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया था और ये लगभग 21 महीने तक चला था। और इस समय राष्ट्रपति कौन, फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। यह ध्यान में रखना है। आपात संविधान में 3 तरह का है, आर्टिकल 352, 356 और 360। तो ये हो गया राष्ट्रीय आपात, ये हो गया राष्ट्रपति शासन और ये हो गया वित्तीय आपात जो अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है। यह ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति शासन 100 से अधिक बार लागू हो चुका है। यह भी ध्यान में रखेंगे कि जब राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है या बहुमत नहीं है, सरकार बनने की संभावना नहीं है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लिए रिकमेंड करती है। और 352 जो है कब लागू होता है राष्ट्रीय आपात, जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, तो हम राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। ध्यान में रखना है, आंतरिक अशांति पर हम राष्ट्रीय आपात लागू नहीं कर सकते हैं। पहले ये था जिसे बाद में खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में आंतरिक अशांति के आधार पर, ग्रीक लेस पर हमारे यहां राष्ट्रीय आपात लागू नहीं किया जा सकता है। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर वाहन एक्ट 1 सितंबर 2019 से जो लागू हो गया, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा है कि बताओ यदि कोई नाबालिग मोटर वाहन चला रहा है तो उस पर कितना फाइन होगा। तो कितना फाइन होगा, 25,000 रुपया फाइन हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा हुआ है। यदि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है वाहन में तो कितना फाइन होगा, तो 2,000 रुपया होगा। यह ध्यान में रखना है। बगैर इंश्योरेंस से गाड़ी आप चला रहे हैं तो 2,000 आप फाइन दीजिए। ध्यान में रखेंगे, है ना। यदि आपका हेलमेट नहीं है तो 1,000 रुपया फाइन दे दीजिए। और यदि आप नशा के साथ गाड़ी चला रहे हैं तो 10,000 रुपया फाइन दीजिए। और यदि आप एम्बुलेंस जा रही है रास्ते पर और उसको आप रास्ता नहीं दे रहे हैं, रोक के खड़े हैं, तो 10,000 रुपया फाइन दीजिए। यह ध्यान में रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन सारे फाइनों को ध्यान में रखते हुए इसका मकसद यह है कि सड़क एक्सीडेंट को कम से कम करना है, नियम के साथ वाहन चलानी है, ताकि आपके साथ जो आपके साथ चल रहा है वो भी सुरक्षित हो। और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट को हमने रखा है कि सीट बेल्ट नहीं बांधने पर कितना, 1,000 रुपया। दोपहिया वाहन पर 2 से ज्यादा सवारी कितना, 1,000 रुपया। हेलमेट नहीं पहनने पर कितना, 1,000 रुपया। एम्बुलेंस का रास्ता नहीं देने पर कितना, 10,000 रुपया। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितना, 5,000 रुपया। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर कितना, 10,000 रुपया। ओवर स्पीड चलाने पर कितना, 2,000 रुपया। खतरनाक ड्राइविंग करने पर कितना, 5,000 रुपया। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना, 10,000 रुपया। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर कितना, 5,000 रुपया। बिना परमिट पाए जाने पर कितना, 10,000 रुपया। गाड़ियों को ओवर लोडिंग पर कितना, तो 2,000। बिना इंश्योरेंस से गाड़ी चलाना कितना, 2,000। नाबालिग द्वारा वाहन चलाना कितना, 25,000। और यही क्वेश्चन पूछा है यूपीएसआई में। ध्यान में रखना है, अभी एसआई का एग्जाम देने जा रहे हो, बीपीसी का एग्जाम, डीएसपी का, एसडीएम का एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए प्रशासनिक रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखना है और इसे पालन भी करना है। नेक्स्ट है कि जायद फसल से प्रश्न पूछा है कि यह जायद फसल क्या है। तो कृषि चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इकोनॉमी में भी पढ़ा है और ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा है कि फसल जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल वैसी फसल है जिसे शीतकालीन फसल कहा जाता है और इसमें सामान्य ताप और सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है। और रबी फसल मुख्य रूप से गेहूं होता है, यह ध्यान में रखना है। और दलहन वगैरह भी रबी में आता है, यह ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा खरीफ फसल के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है और ये आपका जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक, जबकि रबी अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक इसका टाइम है। अब रबी खरीफ के बीच में जो समय बचता है वो आपका मार्च से जून तक, इसमें जो फसल बोया जाता है उसे जायद फसल कहा जाता है।
जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूजा हो गया, और मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि ये सारे जायद फसल है। भारत का मुख्य फसल चावल है और कुल खाद्यान्न उत्पादन 296 मिलियन टन है, ध्यान में रखना है। चावल की बात होगी तो 116 मिलियन टन और गेहूं की बात होगा तो 110 मिलियन टन के आसपास, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, यह ध्यान में रखना है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम, ये ध्यान में, वोटिंग सिस्टम, इसके माध्यम से हम अतिरिक्त मत को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ऑलरेडी राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, यह ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति जो है हमारा है वर्तमान में कैमा राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी मिस्टर रामनाथ कोविंद, और अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा अगले साल, यह भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो आपका राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, इसके लिए आप एकदम तैयार होकर जाइए। मिनिमम उम्र पूछ सकता है ना, ये ध्यान में रखेंगे। वेतन पूछ सकता है, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। शपथ कौन दिलाता है, ये भी ध्यान में रख लेंगे आप, है ना। इस्तीफा किसे देंगे, ये भी ध्यान में रखेंगे, है ना। इनके बीमार होने पर, इस्तीफा होने पर कौन संभालेगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, यूपी का लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा है। रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, चारकुला, ये सारा जो नृत्य है यूपी का है, ध्यान में रखना है। तो यूपी का पूछा, उत्तर प्रदेश एसआई में, तो बिहार के एसआई में भी और बीपीसी में पूछ सकता है, यार ध्यान में रखना है। ऑलरेडी जाट जट्टिन जो है, ऑलरेडी मिथिला और कोसी क्षेत्र में जाट जट्टिन जो नृत्य है काफी फेमस है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। इस प्रकार से हमने यूपीएसआई का कुछ कलेक्शन लिया, कुछ क्वेश्चन लिया और उसका डिस्कशन दिया। कैसा लगा मैसेज करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने टॉपिक उठाया है, इससे संबंधित आगे भी आपका जो एग्जाम होने वाला है प्रश्न पूछेगा, यह ध्यान में रखेंगे। तो सारी टॉपिक को जो उठाया गया है खंगाल लेंगे और यह आपके लिए लाभदायक होगा। आपका स्कोर 10 से 20 एक्स्ट्रा हो सकता है। जितना आप करेंगे 10 से 20 प्रश्न इससे संभावित है, ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार, लेट इट बी नाउ।